सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैंने पहले भी दो पेपरों की ऑलरेडी एनालिसिस वीडियोस डाल दी है, जिसके अंदर मैंने काफी अच्छे से बता दिया आपको तीन कैटेगरी में डिवाइड करके कि जो जितने भी आपके चैप्टर्स हैं वो तीनों ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी के हिसाब से मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब आते हैं पेपर नंबर 7 के ऊपर। तो हाँ, ये वाला वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग गया है, इसके लिए सॉरी। एंड कॉस्ट की भी मैं कल ही डाल दूंगा, ठीक है ना। तो यस, फिलहाल पेपर नंबर 7 के ऊपर आते हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेशन में देखो, आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ना ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपके लिए लगभग सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, तो आपको करना सब कुछ पड़ेगा, बट प्रायोरिटी बेसिस पे क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। वही हर बार की तरह मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या टारगेट रखने हैं। तीन टारगेट रखने हैं आपको। पहला तो आपको पूरा सिलेबस करना है। सेकंड जो रखना है आपको कि 31 मार्च से पहले खत्म हो जाना चाहिए आपका। एंड थर्ड, आपको 3 रिवीजन करनी है। 31 मार्च तक आप खत्म कर दोगे, ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल उतना भी खत्म कर दोगे तो आपको आराम से 2-3 रिवीजन आप कर लोगे। मैंने थ्री रिवीजन बताया, मैंने लास्ट टाइम भी 3 रिवीजन बताया था। जिन्होंने करा था उनको बेनिफिट मिला था। तो आप इजीली 3 रिवीजन कर सकते हो। कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब आते हैं फिलहाल अपने कैटेगरी नंबर ए के ऊपर। कैटेगरी ए में वो वाले चैप्टर्स आते हैं जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि इसमें कैटेगरी ए और बी तो इंपॉर्टेंट है ही, आपको ये तो करनी ही करनी है, बट आपको प्रायोरिटी बेसिस पे क्या करना है वो देखो। सबसे पहले आप करोगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सेक्शन नंबर ए के अंदर। सेक्शन नंबर ए आता है, उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स करना है। सेकंड, आपको जो आपकी जो असेसी इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन असेसी टोटल इनकम, ये भी जरूर करना, क्योंकि इसमें वो एमसीक्यू और बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेता है। प्लस जो बड़े वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है वो सब इसमें इंक्लूडेड होता है, उसमें वाला चैप्टर में इंक्लूडेड हो जाता है। रेजिडेंशियल स्टेटस, इन रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर अलग से पूछा जाता है। कम से कम 5, 6, 8 नंबर तक के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस आ सकता है, ठीक है, और आता ही है। फिर आता है एग्रीकल्चर इनकम, यह आपका इकलौता ही 5 मार्क्स के लिए आ जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से करोगे। इसको मतलब छोड़ के मत जाना। एग्रीकल्चर इनकम आपका ज्यादा पूछा जाता है। इसके अंदर क्या पूछते हैं, जैसे आपको याद होगा ना, उसकी पार्टली बिजनेस इनकम होती है, पार्टली एग्रीकल्चर इनकम होती है, तो किस तरह सेट ऑफ होगा, तो वो वाला मतलब जो मेन मेन क्वेश्चन है, 3-4 टाइप के क्वेश्चन है, आप वो कर लेना। ऐसा इसमें इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। देन आते हैं इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। ये भी आपके टोटल इनकम के क्वेश्चन में हेल्प करता है आपको, इसीलिए मतलब ये बेसिक्स हैं, तो बेसिक्स तो आपको करने ही पड़ेंगे। अब आता है सेक्शन नंबर बी के ऊपर, हेड्स ऑफ इनकम। अब हेड्स ऑफ इनकम आपके यहाँ पे 5 हेड ऑफ इनकम आते हैं, जिसमें कि आपका जो हाउस प्रॉपर्टी है वो इकलौता ही 8 मार्क्स के लिए आ जाता है पेपर के अंदर। तो ध्यान रखना, मैंने इसलिए अलग से लिख के दिखाया आपको जो ज्यादा मार्क्स के लिए। सबके लिए मैंने मार्क्स का बाइफरकेशन नहीं किया है। जो ज्यादा मार्क्स के लिए आ रहा है उसको मैंने अलग से शो किया है कि आप इसको बिल्कुल मत छोड़ना। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी खत्म कर दिया तो 8 मार्क्स तो आपके यही हो गए। सेकंड आता है कैपिटल गेन के ऊपर। कैपिटल गेन भी आपका 8 मार्क्स के लिए मिनिमम आएगा, मिनिमम बोल रहा हूं मैं इसको, ठीक है ना। इससे ज्यादा के लिए भी पूछा सकता है, लेकिन 8 के लिए तो पूछा ही जाएगा। देन आते हैं नेक्स्ट, हेड सैलरी। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे सैलरी आपने यहाँ पे डाल दिया, हम लोग तो इसको बाद में करते हैं बिकॉज हमें टफ लगता है। सैलरी को एक कैटेगरी में ही रखना, क्योंकि सैलरी आपका एक अलग से फुल फ्लैश क्वेश्चन होता है, प्लस वो टोटल इनकम के क्वेश्चन में मिक्स होता है। तो सैलरी ऐसा इतना ही बड़ा भी नहीं है, थोड़ा सा है बड़ा सिलेबस, बट इतना भी बड़ा नहीं है कि आप इसको छोड़ो। तो करना आपको ये है, ये भी आपके लिए 10 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड आपका 5 मार्क्स के लिए आता ही आता है। तो ये भी आपको जरूर करना है। जितने भी केसेस हैं आपको पता होने चाहिए। पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन देख लेना, आपको वहां से आइडिया लग जाएगा। स्कैनर आप कर सकते हो इसमें कि इंस्टीट्यूट किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान देना, इसके अकॉर्डिंगली करना। अब आते हैं इसमें आपको ना कुछ चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो सेक्शन नंबर ए है, सेक्शन नंबर ए आपका मिनिमम 10 मार्क्स के लिए आना है। वैसे 20 तक के लिए आता है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये वाला मतलब जो सेक्शन ए है ये 10 मार्क्स के लिए पूछा ही जाएगा। आपकी वेटेज भी इसकी 10 मार्क्स तक की है, 10% की है, 15% की। अब आते हैं सेक्शन नंबर बी के ऊपर, हेड्स ऑफ इनकम। यह आपका 36 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना, ये मैंने बहुत मिनिमम बताया है, इसको जरूर कर लेना, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी फिर बाद में। तो ये थोड़े से ज्यादा चैप्टर है, बट हाँ ए कैटेगरी के हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर, कैटेगरी नंबर बी। कैटेगरी बी में ऐसे जितने ज्यादा चैप्टर्स नहीं है, बट लेंथी चैप्टर्स हैं वहां पे जो जनरली बच्चे छोड़ देते हैं। कौन कौन से हैं? पीजीबीपी सबसे बड़ा चैप्टर और थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो इसीलिए आपको वही बोलूंगा कि इसको छोड़ना मत। इसमें डेप्रिसिएशन वाले हो गए और जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, आपको एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन तो जरूर देखना है पीजीबीपी से। और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना
ये डिफिकल्ट होता है और बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं। तो आपको उसके नोट्स वगैरह बना के चलने हैं, जितने भी टैक्सेशन के चैप्टर्स हैं आपको सबके नोट्स बनाते हुए चलना है। फायदा ये होगा उसका आपको, जब आप नोट्स बना लोगे तो उसका बेनिफिट ये मिलेगा, जब आप नेक्स्ट टाइम उसको रिवीजन के लिए उठाओगे तो आपको सब कुछ दोबारा नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ प्रोविजन की मेन मेन बातें पढ़नी है, उसको आप नोट्स में लिख लोगे। नोट्स आपको बनाने कैसे हैं, टैक्स का भी वैसे डिटेल वीडियो बाद में लाऊंगा, अभी फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको कैसे बनाना है। कोई भी प्रोविजन ले रहे हो तो उसकी मेन मेन चीज लिख लो। फॉर एग्जाम्पल ग्रेचुटी के रिगार्डिंग कुछ लिख रहे हो तो हाँ, इसको इतने लाख तक की ग्रेचुटी मिल सकती है, ये कंडीशंस हैं, मेन मेन चीज लिख लो, ज्यादा कुछ मत लिखो। अगर पूरा प्रोविजन उठा के लिख दोगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ नोट्स बनाने का। नोट्स में सिर्फ आपको टू दी पॉइंट्स होनी चाहिए बातें, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आते हैं, डिडक्शंस इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम। आप बोलोगे भैया ये तो ए कैटेगरी में होना चाहिए था, आपने बी में क्यों डाल दिए। जो बी कैटेगरी है वो देखा जाए तो ए कैटेगरी में ही होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो डायरेक्ट टैक्सेशन का पेपर होता है आपस में पूरा इंटरलिंक होता है। मतलब इसमें कोई भी चैप्टर आप ऐसा छोड़ नहीं सकते हो, आपको हर चैप्टर से कुछ ना कुछ मिक्स मिलेगा। तो इसीलिए मैंने कैटेगरी ए में आपको वो वाले चैप्टर्स बताए जो एक अलग अलग भी पूछता है इंस्टीट्यूट, उसमें एक दूसरे पे इंटरलिंकेज कम होती है। तो वो मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट आप वो कर लो, आपको पता हो कि हाँ यहां से एटलीस्ट हम पास तो हो रहे हैं। उसके बाद कैटेगरी बी में ही होता है इंटरलिंक आते हैं। अब पीजीबीपी का क्वेश्चन है, कभी कभी इंस्टीट्यूट सेपरेट पूछ लेता है, अदरवाइज इसको टोटल इनकम के क्वेश्चन में मिला देता है। तो ये थोड़ा ध्यान देना, डिफिकल्ट बनता है टैक्स का पेपर, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान देना। इसलिए बता रहा हूँ डिफिकल्ट ऐसा वैसे नहीं बनता, डिफिकल्ट सिलेबस के हिसाब से हो जाता है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है और टाइम हमारे पास कम होता है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स इंस्टीट्यूट कभी कभी अलग से भी पूछ लेता है, कभी कभी मिक्स पूछता है, और कभी कभी आपको वन वर्ड या फिर उसमें मिल जाएगा क्या कहते हैं आपका एमसीक्यू वाले पोर्शन में, ठीक है। टीडीएस, टीडीएस आपको जरूर करने हैं। कौन कौन से टीडीएस करने हैं, जो आपके पास्ट ईयर में आए हुए हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ वही कर लेने हैं। टाइम बचता है, बाकी भी करने हैं, लेकिन सबसे पहले आपको जो पास्ट ईयर्स में आए। अब आप बोलोगे भाई ये कैसे पता चलेगा, तो ये आपको पता चलेगा जब आप स्कैनर उठाओगे। स्कैनर जैसे ही आप उठा लोगे तो आपको देखना उसमें इंस्टीट्यूट ने कौन कौन से टीडीएस के प्रोविजन पूछ रखे हैं, उसको आप सेपरेट शीट पे लिख लेना। ऐसे ही डिडक्शन में भी करना है आपको, जो जो डिडक्शंस पूछी हो, जो जो टीडीएस के सेक्शन पूछे हो, आपको अलग पेज के ऊपर लिख लेना है। देन उसको सबसे पहले अच्छे से याद करना है, जिससे कि एटलीस्ट जो एग्जाम में आज तक इंस्टीट्यूट ने पूछे वो कवर अप हो जाए। जो बाकी रिमेनिंग रह जाएंगे वो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उनको एक बार गो थ्रू कर लेना, कहीं एमसीक्यू वगैरह में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रिटर्न एंड पैन। ये आपका थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो थ्योरी क्वेश्चंस भी पूछता है। तो जैसे शॉर्ट नोट्स हो गए तो वो थ्योरी वाले क्वेश्चंस पूछता है। अब शॉर्ट नोट मैंने ऑल्दो मैंने लास्ट टाइम के लिए बनाया था, प्रीवियस अटेम्प्ट के लिए, वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स मैंने उसमें लिख दिए थे। वो लिस्ट मेरी टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर्ड है, जिन लोग ने अभी तक नहीं देखा है वो जाके वो देख सकते हो, आप वहां कनेक्ट हो सकते हो। एंड एक टेलीग्राम ग्रुप है, एक टेलीग्राम चैनल है, तो ग्रुप के अंदर भी और चैनल के अंदर भी आप दोनों जगह से कहीं से भी ले सकते हो और दोनों जगह आप कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कैटेगरी नंबर सी के ऊपर। कैटेगरी सी में क्या आता है, असेसमेंट ऑफ वेरियस पर्संस। असेसमेंट ऑफ वेरियस पर्सन आपको ये थोड़ा करना है, ये ऐसे इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं है जो सी में बता रहा हूं, बट एक बार गो थ्रू कर लेना जिससे आप थ्योरी कर सको, अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम आएगी अगर थ्योरी नहीं करोगे तो। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ये टीडीएस के साथ पढ़ लेना, वैसे ज्यादा बड़ा नहीं है, जब आप टीडीएस करोगे उसी टाइम पे इसको भी कवर अप कर देना। और देन आता है असेसमेंट प्रोसीजर्स, देन इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, रिलीफ्स। ये सारे चैप्टर्स हैं जो आपके कैटेगरी नंबर सी में आ रहे हैं। अब ध्यान दो मेरी एक बात का, कैटेगरी सी आपको स्कैनर से कंप्लीट करनी है। पहले स्टडी मैट से डायरेक्ट मत उठा लेना, पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेना इंस्टीट्यूट ने क्या क्या पूछे हैं। उसका बेनिफिट ये मिलेगा, आपको पता चल जाएगा हाँ इंस्टीट्यूट ने इन चैप्टरों से यहाँ से पूछा हुआ है। सबसे पहले आपने वो कवर अप कर लिया। अब जो टाइम बचा आपके पास, उस टाइम में अब देख लो स्टडी मैट में आपके कौन कौन से टॉपिक्स बच गए हैं, उस टाइम पे उनको कर लेना, ठीक है। ये आपको इस तरह से करना है। टेक्स्ट में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। अगर आप किसी सब्जेक्ट को 15 दिन दे रहे हो तो आपको टेक्स्ट को 20 दिन देने पड़ेंगे। तो ये नॉर्म वो अप्रॉक्स बता रहा हूं मैं, मतलब कि या आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है आपने कोचिंग किस तरह से ली है, आपने क्या चीज कैसे प्रिपेयर करी है, आपकी अभी तक की प्रिपरेशन कितनी है, उसके हिसाब से आपको टेक्स्ट को थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। बाकी और बोथ ग्रुप में ऐसे कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसको आपको इतना ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। डायरेक्ट टैक्सेशन को ऑब्वियसली आपको टाइम देना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं इसके स्कैनर जरूर करना, आपको पास्ट ईयर से क्वेश्चन पता होने चाहिए। टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है एक फुल फ्लेज, जिसके अंदर सारे हेड्स की इनकम मिक्स होती है, वो जरूर अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप कोई भी हेड छोड़ दोगे तो वो क्वेश्चन आप पूरा कर ही नहीं पाओगे। और आपको पता ही है जिस तरह का अभी का पेपर पैटर्न है जिसमें आपको सिर्फ वन वर्ड में आंसर देना है, तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है ना। उसमें आप टोटल इनकम कंप्यूट ही नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है, ठीक है।
फिलहाल अब अभी भी आपकी अगर कोई क्वेरीज है या कुछ भी है तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो और आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या तो कमेंट कर लो या फिर आप इसी वीडियो पे, या फिर आप मेरे से टेलीग्राम पे चैनल पे या ग्रुप में कनेक्ट हो सकते हो, ग्रुप में भी पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे से डायरेक्टली भी वहां पूछ सकते हो, ठीक है। देन आप इंस्टाग्राम पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, वहां भी मेरे को क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आपको विद इन 24 आवर्स हर जगह पे रिप्लाई कर दूंगा। मैक्सिमम कोशिश यही रहती है, कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है तो 48 आवर्स तक हो जाता है, ठीक है। देन फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग नए हैं चैनल के ऊपर और आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है देन प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।